तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में उनकी हम बात करेंगे। तो रीजनिंग ये पार्ट सी के रूप में करवाए हुए हैं बच्चों को। तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डार्जन रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। अगर आपको एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाना हो तो डार्जन रिएक्शन बेस्ट मेथड होता है। कैसे? एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ फ्रीडियम की प्रेजेंस में करवाई जाती है, जिससे क्या होता है एल्काइल ये जो एल्कोहल है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें बाय प्रोडक्ट में HCl और SO2 जो है ये इनका फॉर्मेशन होता है। तो होगा क्या, इसमें जो ये दो प्रोडक्ट बने हैं बाय प्रोडक्ट में HCl और SO2, ये दोनों ही गैसेस प्रोडक्ट हैं। तो इस प्रोडक्ट में ये क्या हो जाएंगे, इजीली एस्केपेबल हो जाएंगे, इजीली बाहर निकल जाएंगे और अपन को एल्काइल क्लोराइड जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। इसलिए जो है ये डार्जन रिएक्शन एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद HCl require the presence of catalyst ZnCl2 with 3 डिग्री एल्कोहल ZnCl2 is not required by। कि अगर आपको एल्कोहल दिए हो तो एल्कोहल की रिएक्शन आप लुकास रिएजेंट के साथ करवाते हो जो कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 होता है। इनकी अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो इसमें क्या होगा कि 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल में तो क्या होगा, ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? इनमें क्या होता है, ये CO बॉन्ड ब्रेक की वजह से ये CO C ये और O ये, इन CO बॉन्ड क्लीवेज की वजह से क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। तो CO बॉन्ड क्लीवेज की वजह से ये रिएक्शन होगी तो इनमें क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा इसमें। और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन अगर हो तो अगर अपन देखें कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अपन को ये पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्लस इफेक्ट वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले 3 ग्रुप अटैच होते हैं। इस वजह से वो तीनों प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उसमें ये ZnCl2 कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो इजीली रिएक्शन कर लेता है। तो ये डिफरेंशिएशन करने के लिए भी अपन डिस्टिंग्विशन करना हो ना, डिस्टिंक्शन करना हो एल्कोहल का, 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंशिएट करो तो उसमें भी ये रिएक्शन काम में लेते हैं। अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल तीन अलग अलग बिकर में दिए हों तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन को ये करना है कि 1 डिग्री एल्कोहल लेकर के लुकास रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो इसमें होगा क्या कि ये रिएक्शन होने में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है तो ऐसा होगा कि एल्काइल हैलाइड जो बनेगा, एल्काइल क्लोराइड बनेगा, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बनेगा, और ये रिएक्शन होने में लगभग 30 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप देखें 2 डिग्री एल्कोहल आपने लिया हो तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा, जिसमें रिएक्शन प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हो तो इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन which is highly stable due to plus side effect of alkyl group। इसमें 3 alkyl ग्रुप जुड़े होते हैं और प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा शो होगा, तो इस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बोकेटाइन की, तो ये रिएक्शन एकदम फास्ट हो जाती है। तो एकदम फास्ट रिएक्शन होगी, इस वजह से जो है इसमें अल्कोहल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती? ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ ए गिवन हेलो एसिड। अगर आपको एक अल्कोहल दिया हो तो हेलो एसिड के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये अपन को पता है ये क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप, और उसके बाद 2 डिग्री स्टेबल होता है, उसके बाद 1 डिग्री स्टेबल होता है। तो कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी तो ये होती है, ये तो अपन लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। और अगर हेलोजन एसिड की बात करें, जैसे हेलोजन एसिड HX की बात करें, उसमें HI HBr HCl HF ये है, तो अपन को ये पता है कि आई जो है उसका लार्ज साइज होगी, लार्ज साइज होगी तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो HI में कम होगी, यानी रिएक्टिविटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, HI की, उसके बाद HBr की, उसके बाद HCl की, उसके बाद HF की, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। इसमें यह है कि भाई एल्कोहल की KI के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो क्या करता है HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए जो अगर अपन आयोडो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा।
तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो Ki है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये अपन को पता है एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है तो H प्लस डोनेट करेगा, वो I के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, HI बना लेगा, और ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बन जाएगा। अब रिएक्शन में जो HI बना है वो HI क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा, SO2 में रिड्यूस हो जाएगा, और HI जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ अपन देखो I का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ I का स्टेट देखो तो फ्री स्टेट में है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, अपन ये चाहते हैं आयोडो प्रोडक्ट बने, लेकिन यहाँ I2 का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड काम में लेते हैं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये I क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा। I OH को रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही OH को रिप्लेस करेगा तो आयोडोएथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में जो है ये H2 एलिमिनेट हो जाएगा, और फॉस्फोरिक एसिड का जो पोटेशियम साल्ट है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इज हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल मास। अगर आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरीन दिए हो, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपेरेबल मॉलिक्यूल मास वाले हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जैसे अपन ने हाइड्रोकार्बन ले लिया, जैसे RH हाइड्रोकार्बन, और इसमें एक हेलोजन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दें तो वो RX क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। तो अपन ये देखें, हेलो एल्केन जो है वो तो RX है, हाइड्रोकार्बन RH है। तो फर्स्ट बात तो ये है कि भाई इसमें ना जैसे मास का डिफरेंस होगा, RH की कंपैरिजन में हेलो एल्केन का मास ज्यादा होगा, तो जिसमें मास ज्यादा होता है उसमें इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होगा, और वो ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दूसरी बात ये देखें कि हाइड्रोकार्बन RH है तो कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो और लेकिन हेलो एल्केन में अगर आप ये देखते हो तो कार्बन और हेलोजन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो डाइपोल बनेगा, तो इसमें जो इंटरेक्शन फोर्स लगेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगेंगे, जबकि इसमें हाइड्रोकार्बन में सिंपल वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, हेलो एल्केन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो डिपेंड करा, एक तो मास पे डिपेंड करेगा और एक इस पे डिपेंड करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मास अगर किसी का ज्यादा हो तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, किसके कंपैरिजन में, ये इसमें जो वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है आपको, RI RBr RCl RF, इसमें ये देखें RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि एल्काइल ग्रुप तो सेम है, सब में एल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन ये हेलोजन एटम की बात करें तो इसका मास जो है इसका सबसे ज्यादा है। तो मास ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, हेलो एल्केन आर वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर, हेलो एल्केन जो होते हैं वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ सोल्यूबल होता है तो वो अगर H बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वो इजीली सोल्यूबल होता है। और अपन क्या कर रहे हैं, जैसे हेलो एल्केन लिया अपन ने, वाटर में डिसोल्व किया, वाटर में डिसोल्व करते हैं क्या होगा, उसमें एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। और कोई दूसरे सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सोल्वेशन एनर्जी बोलेंगे। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, वो जो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम अमाउंट में रिलीज होती है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको इजीली ब्रेक नहीं कर पाता, इनके हेलो एल्केन के बीच में RX बॉन्ड है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में H बॉन्ड है, इनको ब्रेक नहीं कर पाएगा वो एनर्जी। और इसमें जो अपन ये कहेंगे नए बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने ये ओरिजिनल बॉन्ड है। इस वजह से हेलो एल्केन क्या होते हैं, वाटर के साथ लेस सोल्यूबल होते हैं। तो हेलो एल्केन वाटर के साथ लेस सोल्यूबल इसलिए है, एक वजह तो ये कि वाटर के साथ ये H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और दूसरी वजह ये है कि इसको जैसे आपने वाटर में डिसोल्व किया तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसमें क्या होती है, कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से क्या होगा कि वो जो पुराने ये बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होंगे, और नए जो बॉन्ड बनेंगे वो उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन। ये क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, जैसे एक दे दिया, जैसे 1 ब्रोमोब्यूटेन दे दिया, एक 2 ब्रोमोब्यूटेन दे दिया, और एक जैसे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आपको दे दिए, ये 3 कंपाउंड आपको दिए हैं, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट दे देंगे, फिर रीजन पूछ लेंगे कैसे भी हो सकता है। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट 375 दे रखा है, इसका 364 दे रखा है, इसका 346 दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ये इसका सरफेस एरिया देखो सबसे ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया अगर देखें तो इतना सरफेस एरिया है,
इसका सरफेस एरिया देखें तो ये वाला इसका सरफेस एरिया, जैसे मान लो ये वाला इसका सरफेस एरिया रूट चेन का देखें तो, ठीक है ना। तो इसमें जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ एक ब्रांच है, इधर वाले में देखें तो दो ब्रांच है। तो with increase in surface area intermolecular force of attraction increases by which boiling point increases। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, जिससे सरफेस एरिया वो क्या है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, एक ब्रांच है यहाँ दो ब्रांच है, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगी सरफेस एरिया क्या होगा डिक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगे डिक्रीज होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये जो कंपाउंड है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, उसमें ब्रांचिंग बढ़ गई है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, boiling point of isomeric dihalobenzen are nearly same but para isomer have high melting point as compared to ortho meta isomer। इसमें आपको दिया गया कि आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन अगर आपको दिए तो उसमें क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट तो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन बट पैरा आइसोमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ortho meta isomer। पैरा आइसोमर का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, तो इसकी वजह यह है कि इसमें पैरा आइसोमर में क्या होता है सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो ये क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है क्लोजली पैक्ड हो जाता है। जैसे अपन बात करें आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन की बात करें, जैसे आपको 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन दिया हो, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन दिया हो, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन दिया हो, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन क्या होगा ये क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली फिट हो जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। जैसे पेयर ऑफ शूज होते हैं ना, और जैसे अपन ये देखते हो कि शूज का जो डिब्बा है उसमें वो शूज क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में डाले हुए होते हैं, है ना, तो उसमें वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में फिट डालें तो वो डब्बा जो है उसमें वो क्लोजली पैक नहीं होते हैं, या फिर बड़े डिब्बे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस हिसाब से जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो क्लोजली फिट हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेलो एल्केन रिएक्ट विद केसीएन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट व्हाइल एजीसीएन फॉर्म आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा आपसे ये पूछा, ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये रिएक्शन में भी आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। मान लो ये दिया हो एरो लगा के ये पूछे प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर लैंग्वेज में भी आ सकता है। इसमें पोटेशियम और कार्बन के बीच में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कैसे, कार्बन जो है 14 ग्रुप का मेंबर है और ये वाला जो है वो अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल मेटल्स जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होगी कम होगी, तो अल्कली मेटल है तो इस वजह से क्या होगा दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से तो क्या होगा कि 1.2 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो डिफरेंस तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो होगा आयनिक नेचर का होगा। इसका मतलब केसीएन आयनिक नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पोलरिटी प्रोड्यूस होगी, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या बनेगा साइनाइड आयन बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगा। उसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो कार्बन डोनेट क्यों करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इस वजह से साइनाइड जो है इसमें अटैक करता है, सी अटैक करता है और साइनाइड का फॉर्मेशन होता है अल्काइल साइनाइड का। लेकिन इसमें देखें एजीसीएन इज कोवेलेंट इन नेचर, तो इसमें सिल्वर और इसमें अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट नेचर का है तो इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, वो क्या करते हैं कार्बो के टाइम पे अटैक करते हैं, कार्बो के टाइम पे अटैक करेंगे तो क्या होगा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात इसमें लिखी हुई है, केसीन इज आयनिक नेचर प्रोवाइड साइनाइड इन सॉल्यूशन although both carbon and nitrogen atom are in position to donate electron pair, the attack take place mainly through carbon atoms since C bond is more stable than CN bond। तो AgCN is covalent in nature, nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as main product। ठीक है, यही बात है। अब बात करते हैं हेलो एरीन आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एरीन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब बात करते हैं लेस रिएक्टिव कैसे होते हैं, तो अपन ये देखें कि हेलो एरीन पे न्यूक्लियोफाइल ये है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अब ये अटैक कहां करेगा, ये अपन देखेंगे कि भाई न्यूक्लियोफाइल है वो तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, तो यानी इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि हेलोजन की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होती है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें, यानी ये इस कार्बन पे अटैक करेगा।
और ये इस कार्बन पे अटैक करे, ये अगर इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाए ना, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है किस पे, इस ये फेनिल ग्रुप है, इस पे इजीली अटैक कर सकता है, बेंजीन के साथ अटैच हो सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन क्या होगा कि हेलोजन एटम के जो लोन पेयर है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अब ये कैसे कॉन्जुगेशन में है, ये आप देखो, जैसे ये हेलोजन के लोन पेयर है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो ये पाई लोन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, लोन पेयर ऑफ पाई सॉरी लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम, लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। जैसे मान लो हेलोजन पे लोन पेयर है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, और अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है। तो इस वजह से lone pair of halogen atom is in conjugation with pi electron of benzene ring by which it donate electron pair to benzene ring due to plus r और plus m इफेक्ट। ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं या हेलोएरिन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। तो ये बात इसमें लिखी हुई है, लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग बाय विच बाय दिस पार्शियल डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम, सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इतनी बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई। हेलोएरिन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे, अब आप ये बोलोगे जैसे इसके लोन पेयर हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो आप बोलोगे भाई इसके लोन पेयर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट की वजह से। इससे बेंजीन रिंग में क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करना चाहिए। इसके ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आर इफेक्ट की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे इजीली अटैक कर देगा, जिससे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है इसमें कि हेलोजन एटम है उसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट भी होता है, और माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉल करेगा, अपनी ओर विड्रॉल करेगा तो बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यही वजह है कि माइनस आई इफेक्ट भी होता है इसका, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉल करता है, जिससे बेंजीन रिंग में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता है। तो लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, बाय दिस it donate electron pair to benzene ring due to plus r or plus m effect, by this electron density increases at ortho and para position। तो इसमें क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई ड्यू टू प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट की वजह से। लेकिन क्या होगा, बट हेलोजन एटम हैज माइनस आई इफेक्ट, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन डिक्रीजेस टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हायर देन मेथनॉल, बाय। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें भी एच बॉन्डिंग है, इसमें भी एच बॉन्डिंग है, लेकिन मास इसका ज्यादा है, मोलिकुलर मास अगर देखो एथेनॉल का मोलिकुलर मास मेथनॉल से ज्यादा होगा। तो इसमें अगर मास ज्यादा होगा तो जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास van der Waals force of attraction increases, intermolecular force of attraction increases, by which boiling point increases। तो with increase in carbon atom molecular mass increases, hence intermolecular force of attraction increases, by this increase in boiling point increases in alcohol and phenol। alcohol और phenol में क्या होगा, boiling point ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन एल्कोहल। ये इसमें भी आपको क्या दिए हुए, जैसे आइसोमेरिक एल्कोहल दिए हुए हैं, तो एक आपको दे दिया जैसे ये पेंटेनॉल दे दिया, एक पेंटेन 2 दे दिया, एक जैसे आपको दे दिया प्रोपेनॉल के साथ ये सेकंड कार्बन मिथाइल जुड़े तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल दे दिया। ये 3 आपको दिए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो वही जो अपन ने एल्काइल हेलो एल्केन वाला जो किया था क्वेश्चन, उसमें वैसा का वैसा क्वेश्चन है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, तो यहाँ ब्रांच इंक्रीज हुई है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ब्रांच इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो गया तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड वन, फिर थर्ड वन। विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस।
with increase in branching surface area decreases by hence intermolecular force of attraction decreases by this boiling point decreases. बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल आर हायर देन ईथर हेलो एल्केन हेलो एरिन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल और फिनोल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, ईथर के कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, हेलो एरिन के कंपैरिजन में ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, इनका मोलिकुलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम। तो इसमें आपको दिख रहा है एल्कोहल में क्या होगी, OH प्रेजेंट है तो H बॉन्डिंग होगी, फिनोल में भी क्या होगा, OH प्रेजेंट है तो क्या होगा, H बॉन्डिंग होगी। ओरो में H बॉन्डिंग होगी नहीं। आप हेलो एल हाइड्रोकार्बन का देखो वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इथर में देखो ROR डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, इसमें स्ट्रॉन्गर इस ये क्या है हेलो एल्केन, इसमें भी क्या होगा, हेलो एल्केन की बात करें तो वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हेलो एरिन की बात करें तो डाइपोल टाइप का अट्रैक्शन फोर्स बनता है। लेकिन H बॉन्डिंग जो है वो तो केवल एल्कोहल और फिनोल में है, और इसमें क्या होती है, H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। तो H बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। The high boiling point of alcohol and phenol due to mainly the presence of intermolecular hydrogen bonding in them, which lacking in ether and hydrocarbon। इनमें क्या H बॉन्डिंग होती है, इनमें H बॉन्डिंग नहीं होती। फिर H बॉन्ड शो करना है, जैसे ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लो और दो इलेक्ट्रॉन, ये ROH अपन ने अल्कोहल की स्ट्रक्चर बना दी, ये अल्कोहल एल्कोहल की स्ट्रक्चर बना दी। फिर आप देखो ये ऑक्सीजन आ रहा है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहे हैं और दोनों के बीच में एक तरफ तो हाइड्रोजन है ना, एक तरफ तो कैसे आ रहा है हाइड्रोजन, एक तरफ तो ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक तरफ क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगा, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये अट्रैक्शन फोर्स ही क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स ही H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये H बॉन्ड ही। तो इस टाइप से क्या होता है कि इसमें H बॉन्डिंग होती है, जिसमें H बॉन्डिंग होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो वाटर के साथ सोल्यूबल भी होगा। एल्कोहल एंड फिनोल आर सोल्यूबल इन वाटर बाय, वही बात है, एल्कोहल एंड फिनोल क्या होते हैं, वाटर के साथ सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ क्या करते हैं, ये H बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये दो लेयर थोड़ी बनाता है, आपने देखा होगा जैसे एक गिलास में अपन ने क्या लिया, वाटर लिया, ये उसमें क्या डाल दिया, जैसे एथेनॉल डाल दिया, तो वो अलग अलग लेयर थोड़ी बनाता है, एक लेयर मतलब मिक्स हो जाता है, प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, यानी क्या हो रहा है, एथेनॉल वाटर के साथ H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो प्रॉपरली सोल्यूबल होगा। तो सिंपल सी बात है, और उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट पे डिपेंड करेगा। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा होता है, एल्काइल ग्रुप अगर लार्ज बल्कि एल्काइल ग्रुप है, तो उसमें क्या होगा, ये H बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इसका मतलब विद इंक्रीज इन बल्कि ग्रुप और एल्काइल ग्रुप सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इन वाटर इज ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर के साथ, इसके साथ सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एरिल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट बिकॉज H बॉन्ड बिकम्स वीक। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि एल्कोहल और फिनोल का एसिडिक नेचर क्यों होता है। तो सिंपल सी बात है, एसिडिक नेचर होगा तो ये क्या करेंगे, H प्लस डोनेट करेंगे आर्निस थ्योरी के अनुसार। तो ये H प्लस डोनेट करेगा, एल्कोहल अगर H प्लस डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करता है, एल्कोक्साइड बनेगा। फिनोल अगर H प्लस डोनेट करता है तो क्या बनाएगा, फिनोक्साइड बनाएगा, है ना। तो कॉन्जुगेट बेस का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर फिनोल क्या करेगा, फिनोल रिलीज H प्लस आयन एंड फॉर्म कॉन्जुगेट बेस, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, वाइल एल्कोहल रिलीज H प्लस आयन एंड फॉर्म एल्कोक्साइड आयन, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। आप ये देखो फिनोक्साइड आयन जो है ना, बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जुड़ा हुआ है, एल्कोक्साइड RO नेगेटिव है, तो इसमें तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और इसमें क्या होता है, रेजोनेंस नहीं होता है। तो फिनोक्साइड आयन, पहला पॉइंट तो इसका ये हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसमें तो रेजोनेंस है, इस वजह से ये स्टेबल है, इसलिए फिनोल की एसिडिक नेचर ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एल्कोहल के कंपैरिजन। सेकंड बात करते हैं अपन कि ये फिनोल जो है ना, फिनोल की अगर बात करें तो फिनोल में बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है, फेनिल ग्रुप का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इजीली क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। अगर आप एल्कोहल की बात करते हो तो एल्कोहल में क्या होता है, R ग्रुप जुड़ा होता है, और सारे R ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, लेस पोलर हो जाएगा या फिर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर हो गए तो इजिली H प्लस डोनेट नहीं करेगा, इजिली H प्लस डोनेट नहीं करेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वो डिपेंड करता है, एक तो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट हो गया, सेकंड हाइब्रिडेशन पे भी डिपेंड करता है। कि हाइब्रिडेशन का मतलब ये है कि एल्कोहल ROH है, इसमें ऑक्सीजन एटम जो है एल्कोहल में वो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच होता है, जबकि फिनोल में आप देखो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है OH,
तो OH जिस कार्बन से अटैच होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। आप ये देखो sp2 और sp3 में अगर s करेक्टर देखें तो sp3 में s करेक्टर जो है वो 25% s करेक्टर है, और sp2 की बात कर लो आप, sp2 में s करेक्टर 33.3% है। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो s करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, ज्यादा क्लोज होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो फिनोल में ऐसा है, फिनोल में क्या करेगा वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या हो जाएगी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे OH बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, और ये इजीली क्या करेगा H+ डोनेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपन को ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल तो H+ रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड बनाता है, फिनोल कॉन्जुगेट बेस क्या बनाता है फिनोक्साइड आयन बनाता है। और ये एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड बनाएंगे तो इसमें बस आपको ये बताना है फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होगा। अगला ये बता सकते हो कि इसमें प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच होता है, उसमें माइनस आई वाला इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच होता है। इसमें OH है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है, इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच होता है। तो इस वजह इसको क्या कर सकते हैं अपन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बात इसमें बताई गई है। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस व्हाइल इन एल्कोक्साइड रेजोनेंस डज नॉट टेक प्लेस। और फेनिल ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट which withdrawal electron from OH group by which electron density decreases on oxygen atom. This increase the polarity of OH bond and phenol easily release H+ ion by which acidic character increases. In case of alcohol electron density increases on oxygen atom due to plus I effect of alkyl group, so it cannot release H+ ion easily. नेक्स्ट अपन बात करें ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 hybridized carbon atom of phenol to which oxygen OH is attached, electron density decreases on oxygen atom. This increase the polarity of OH bond and result in an increases in ionization of phenol than that of alcohol. ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसमें तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच है, इसमें ये sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, बाय विच OH बॉन्ड बिकम मोर पोलर और इट रिलीज H+ आयन बाय विच एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिनोल मॉलिक्यूल इज less stable than phenoxide ion. Why? Phenol molecule is less stable than phenoxide ion. इनका कंपैरिजन करके बताना है कि फिनोल मॉलिक्यूल और फिनोक्साइड में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। एक तो फिनोल मॉलिक्यूल दिया, एक फिनोक्साइड आयन दिया। तो अपन को पता है कि फिनोल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच है, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया तो ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, और वो चार्ज सेपरेशन होगा। फिनोल में आप देखोगे तो लोन पेयर जैसे कॉन्जुगेशन में गए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसमें तो क्या हो जाता है चार्ज सेपरेशन होता है। लेकिन फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर बना के अगर देखते हैं तो उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, और चार्ज सेपरेशन जिसमें नहीं होता है वो स्पीसीज वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें क्या होगा फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, जबकि फिनोल में क्या होता है चार्ज सेपरेशन होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल हैज चार्ज सेपरेशन ड्यू टू विच द फिनोल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। ठीक है, रेजोनेट फिर इसके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। व्हाई? आपको ये दे रखा है कि ऑर्थो पैरा आइसोमर है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जांपल ले लिया अपन ने, इनको स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी फिनोल लिया, बेंजीन के साथ OH अटैच है, ऑर्थो पे नाइट्रो अटैच है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा। इसमें बॉन्डिंग होगी, इसमें बॉन्डिंग होगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होगी। और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसमें एक OH जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन में NO2 जुड़ा है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक ही कंपाउंड में क्या हो जाती है बॉन्डिंग हो जाती है, एक ही कंपाउंड में बॉन्डिंग हो जाएगी। और जबकि अपन बात करें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा बॉन्डिंग जो होगी वो अलग अलग कंपाउंड के बीच में होगी, अलग अलग कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जो एक ही कंपाउंड में जो H बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, वो वीक होगी। तो अगर आप क्या करते हो ऑर्थो पैरा आइसोमर साथ में लिए मैं उसको हीट करते हो तो इजीली वेबर जो बनेगी वो किसकी बनेगी, पहले वेपर जो बनेगी वो पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसकी वेपर इजीली बन जाएगी। तो स्टीम डिस्टिलेशन से इनको क्या कर सकते हैं इजीली अलग कर सकते हैं। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो वो इजीली जो है वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ये अपन ने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया है और ऑर्थो पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है NO2, तो दोनों में क्या हो रही है H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो ऐसी बॉन्डिंग जो है इसको अपन बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पैरा नाइट्रोफिनॉल का दो मोलिक्यूल आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाली बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये वाली वीक होती है। वीक बॉन्डिंग है तो क्या हो जाएंगे, वेपर भी ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो इजीली क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो इसको स्टीम डिस्टिलेशन से अपन क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करते हैं। इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, जैसे एक हाइड्रोकार्बन दिया है, एक ईथर दिया है, एक एल्डिहाइड दिया है, एक कीटोन दिया है और एक एल्कोहल दिया है। अपन को ये पता है एल्कोहल में क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है। तो एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, तो स्ट्रॉन्गर होगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बात आती है कीटोन में और एल्डिहाइड में, ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि कीटोन का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दो एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं और दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसको, कार्बोनिल कार्बन को। इससे क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट है ओवरऑल ऐड हो जाता है इसमें, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा। तो डाइपोल शिफ्ट किसकी ओर हुआ, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ। और ये वाले भी एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो वेक्टर एडिशन होगा, तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ एल्डिहाइड में क्या होता है, एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, तो इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसमें भी वीक डाइपोल बनेगा, जैसे मान लो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन तो वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसमें कीटोन का ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन सोल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन वाटर। एल्डिहाइड और कीटोन को वाटर में डिसोल्व करें तो ये सोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब वाटर के साथ ये क्या कर रहे हैं, एच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वाटर के साथ ये एच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। ये वाटर में सोल्यूबल है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो एच बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो बस इतनी सी ध्यान रखने की, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर soluble in water because they form H bond with water molecule. Solubility decreases with increase in hydrophobic part because H bond become weak with increase in hydrophobic part. और ये H bond बना के बताना है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बना लिया और ये एल्डिहाइड और कीटोन बना लिया, तो दोनों में देखना है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हाइड्रोजन एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, एक तरफ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिए हुए हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो आपको रिएक्टिविटी बतानी है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा सॉरी, इसमें ये एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड दिया आपको, एक एसिटाल्डिहाइड दिया और एक क्या दिया आपको, एसीटोन दिए। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इधर भी ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन। इसमें आप देखो कि ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड करती है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, एक प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करती है। आप इसमें देखो कि कार्बोनिल कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, दो एल्काइल ग्रुप अटैच है, यानी इसमें बल्कि ग्रुप अटैच है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो सबसे ज्यादा इसमें होगा, सबसे ज्यादा इसमें होगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये जो एसीटोन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। सेकंड बात यह है कि इस कार्बोनिल कार्बन से ये दो एल्काइल ग्रुप अटैच है, दोनों ही क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, एल्काइल ग्रुप है तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल कार्बन पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल पे भी ज्यादा, तो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। या फिर दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कार्बन की, कार्बोनिल कार्बन की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। और अगर आप फॉर्मल्डिहाइड में देखें तो फॉर्मल्डिहाइड में ना तो कोई बल्कि ग्रुप अटैच है, ये सीओ ग्रुप के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, तो बल्कि ग्रुप है नहीं, एकदम स्मॉल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, इजीली अटैक कर देगा। और ना ही कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है, जो कार्बन की क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी क्या होगी, कम हो, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। या कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो वो क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं। तो कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है और इस पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, इजीली अटैक कर देगा। और ना ही यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस, दो चीजों पे डिपेंड करा, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे और दूसरा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, या जो प्लस आई इफेक्ट है वाले एल्काइल ग्रुप अटैच है उन पे डिपेंड करा। तो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आप ये देखोगे इन कीटोन टू लार्ज ग्रुप attached to carbonyl carbon which increase the steric hindrance by which nucleophile cannot attack easily on carbonyl carbon। एक बात तो ये steric hindrance वाली, ketone have two alkyl group which reduce the electrophilicity of carbonyl carbon more effective than in aldehyde। तो दो प्लस आई इफेक्ट वाले अगर ग्रुप जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
इस वजह से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल से भी ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। अपन जैसे एसिटिक एसिड का डाइमर बनाते हैं, नॉन पोलर मीडियम में आपने लिया, तो नॉन पोलर मीडियम में एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वो डाइमर जो बनाते हैं ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वेबर फेज में भी नहीं टूटता, इस वजह से वो बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड, इसमें क्या होता है, ज्यादा एक्सटेंसिव एसोसिएशन होता है एच बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The H bonding are not broken completely even in Weber phase. So most carboxylic acid exist as a dimer in Weber phase or in non-polar solvent. तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये डाइमर जो है वो वेबर फेज में नॉन पोलर सॉल्वेंट में टूटता नहीं है, इस वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, एल्कोहल फिनॉल से भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर के साथ क्या करते हैं, एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए क्या होंगे, ये वाटर के साथ सोल्यूबल होंगे। लेकिन 4 कार्बन से ज्यादा वाले होते हैं ना वो प्रॉपर्ली सोल्यूबल नहीं होते हैं। क्यों सोल्यूबल नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एच बॉन्ड वीक हो जाएगा। एच बॉन्ड वीक हो गया तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड विथ वाटर द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड विथ वाटर। ये वाटर के साथ क्या होते हैं, एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए सोल्युबल होते हैं। और द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोफोबिक पार्ट एच बॉन्ड बिकम्स वीक। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो एच बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एच बॉन्ड वीक हो गया तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। फिर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कि एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का और फिनोल का एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। तो कैसे बताओगे एसिडिक नेचर कैसे होता है, तो इसमें क्या होगा, आपको पता है एसिडिक नेचर है तो फिनोल H प्लस रिलीज करेगा, कॉन्जुगेट बेस फिनोक्साइड आयन बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। अपन को ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे H प्लस रिलीज करेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन कॉन्जुगेट बेस जो बना है उसकी दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है, RCO नेगेटिव RCO नेगेटिव, और दोनों में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। पहली बात तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर अपन बना के देखें तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, और वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ज्यादा अपने ऊपर स्थायी रख सकता है, अकोमोडेट कर सकता है ना। जबकि फिनोल में के H प्लस रिलीज करके फिनोक्साइड आयन बना रहा है तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, पहली बात तो इक्विवेलेंट नहीं है, दूसरी नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, कार्बन एटम पे आएगा, और वो कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं कर सकता। इस वजह से जो है कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सिलेट आयन, H प्लस रिलीज करके बना रहा है, is stabilized by two equivalent resonance structure in which the negative charge is at a more electronegative element oxygen atom by which effective delocalization take place। जिससे क्या होता है, effective delocalization होता है। और जबकि आप देखो conjugate base of phenol is phenoxide ion has non-equivalent resonance structure in which the negative charge is at a less electronegative carbon atom by which less effective delocalization take place। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, और इफेक्टिव डिग्लिगेशन नहीं होगा या लेस इफेक्टिव डिग्लिगेशन होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ये कार्बोक्सिलेट आयन बना है, इसमें ये देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। फिनोक्साइड की संरचना बना के देखो तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो कार्बन पे आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, इनमें आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट है ना 1 डिग्री एमीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। कैसे,
कि इसमें आपको पता है 1 डिग्री अमीन क्या होता है, RnH2 होता है। तो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो H बॉन्ड में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि 2 डिग्री अमीन में क्या होगा, R2NH, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड H बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन दोनों में इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा, वो क्या करेंगे, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो 1 डिग्री अमीन में दोनों हाइड्रोजन H बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए 1 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री में होता नहीं। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दिस हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमीन देन इन सेकेंडरी अमीन, एज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर H बॉन्ड फॉर्मेशन। इन दोनों में क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और इन 3 डिग्री अमीन डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता नहीं, तो H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको ये पता है, जैसे ये 1 डिग्री में है तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये H बॉन्ड का, ये हाइड्रोजन इधर H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये हाइड्रोजन कोई दूसरी जगह H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इसलिए 1 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एल्केन अमीन एंड अमोनिया। एल्केन अमीन क्या होता है, अमोनिया के साथ क्या अटैच है, NH3 अटैच है, सॉरी R के साथ NH2 अटैच है, और अमोनिया का क्या होगा, NH3 होगा। अमोनिया का बेसिक नेचर क्यों है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लुईस एसिड को, तो बेसिक नेचर है। ऐसे एल्केन अमीन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन एल्केन अमीन में R ग्रुप अटैच है, किसके साथ अटैच है, NH2 के साथ अटैच है, RNH2। तो एल्केन ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस सा इफेक्ट होगा। तो प्लस सा इफेक्ट की वजह से एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे लुईस एसिड को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो जाएगा, ये लुईस एसिड को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक नेचर ऑफ एल्केन अमीन इज हायर देन अमोनिया। एल्केन अमीन का बेसिक नेचर ज्यादा होगा ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप बाय विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस at nitrogen atom by which nitrogen can donate electron pair to Lewis acid easily. So basic nature of alkane amine is higher than ammonia because plus effect of alkyl group it increase the electron density on nitrogen atom by which nitrogen can donate electron pair easily to Lewis acid. नाइट्रोजन क्या कर सकता है, लुईस एसिड को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे ये लुईस एसिड, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लुईस बेस के रूप में करेगा। बोरोन के एटॉम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में लुईस एसिड है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन गैस फेज। आपको ये बताना है गैसेस फेज में बेसिक नेचर जो है वो किसका ज्यादा होगा, 3 डिग्री एमीन का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। क्योंकि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, आप ये 3 डिग्री में देखो 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तीनों ही प्लस इफेक्ट की वजह से क्या करेंगे, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, लुईस एसिड को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 3 डिग्री अमीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। Basic nature of aliphatic amine increases with increase in alkyl group due to plus effect of alkyl group. Alkyl group donate electron pair to nitrogen atom by which electron density or nitrogen atom increases. Hence, nitrogen atom can share electron pair to Lewis acid easily. तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन एक्वस फेज। आपको ये बताना है एमीन का बेसिक नेचर क्या होगा एक्वस फेज में। जैसे आप जैसे एमीन लिया और एक्वस सॉल्यूशन में आप देखते हो तो बेसिक नेचर क्या होगा, तो ये 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेशन एनर्जी जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे आप ये गैसेस फेज में देखते हैं तो ये आपको पता था कि 3 डिग्री सबसे पहले होना चाहिए था, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री का एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन जो लुईस एसिड को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो बेसिक कैरेक्टर इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको बस 2 डिजिट याद रखने हैं, 231 और 213। 231 ये बड़ी संख्या है तो बड़े ग्रुप के लिए, 213 छोटी संख्या तो छोटे ग्रुप के लिए। तो ये इनका ऑर्डर होता है, होता क्यों है, तो ये इस वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से, और किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इनकी वजह से ये ऑर्डर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एरिल अमीन एंड अमोनिया। एरिल अमीन और अमोनिया की बात करें तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, आपको पता है अमोनिया का बेसिक नेचर होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से होता है। एरिल अमीन की बात करें तो एरिल अमीन बेंजीन के साथ क्या अटैच है, NH2 अटैच है, तो भाई बेसिक नेचर तो होगा या कम होगा वो देखना है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो नाइट्रोजन के कॉन्जुगेशन होने की वजह से नाइट्रोजन लुईस एसिड को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, तो इस वजह से बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना।
और या ऐसे भी देख सकते हैं कि फेनिल ग्रुप का माइनस का इफेक्ट होता है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो ये देखो, बेसिक नेचर ऑफ एरिल इज लेस देन अमोनिया बिकॉज इन एनिलीन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग बाय व्हिच its result in the lone pair of nitrogen atom is in the conjugation of is in conjugation with pi electron of benzene ring by which nitrogen cannot share electron pair easily to Lewis acid, है ना। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन होते हैं, जिस वजह से नाइट्रोजन लुईस एसिड के साथ इजीली इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता। बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन में RNH2 है तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है, एरोमेटिक अमीन में माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है। तो प्लस आई इफेक्ट वाला जुड़ा है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। एरोमेटिक अमीन में क्या होगा, फेनिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, या फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है तो नाइट्रोजन जो है लुईस एसिड को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है। इन एरोमेटिक अमीन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग बाय व्हिच नाइट्रोजन कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली। इन एलिफेटिक अमीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप बाय दिस बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई एमीन्स आर लेस एसिडिक इन एल्कोहल एसिडिक देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको ये बोला जाए कि एमीन और इनमें एल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करो, या फिर एमीन जो होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं, तो आपको ये पता है कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो H+ डोनेट करने की वजह से होगा। तो एमीन अगर क्या करता है, H+ डोनेट करेगा, एमाइड आयन बनाएगा। एल्कोहल अगर H+ डोनेट करेगा तो एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। तो आप ये देखो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ किस पे है, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रख सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने ऊपर इतने नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं रख सकता। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, एल्कोक्साइड स्टेबल हुआ। एल्कोक्साइड स्टेबल, इसका मतलब एल्कोहल क्या है, ज्यादा एसिडिक है। तो एल्कोहल तुरंत किस में चेंज हो रहा है, एल्कोक्साइड में। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, नेचर में जो चेंज होता है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होता है। ठीक है, तो एल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो सिंस ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर एल्कोक्साइड कैन अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज मोर इजीली देन द एमाइड आयन, thus amines are less acidic than alcohol of comparable molecular mass। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, एल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा। Why cannot aromatic primary amines be prepared by Gibbs-Thieleamide reaction? Gibbs-Thieleamide reaction में एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो आपको पता है थैलियमाइड जो होता है उसमें Gibbs-Thieleamide रिएक्शन में अपन थैलियमाइड लेकर के उसकी रिएक्शन जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलियमाइड बनता है। उसके बाद एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये पोटेशियम साल्ट में ये एनाइन बना, इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है क्योंकि पोलैरिटी प्रोड्यूस है इसमें, और ये क्या बना लेगा, अल्काइल डेरिवेटिव बना लेगा। बेस के साथ रिएक्शन करा दो या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वन डे एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एरोमेटिक अमीन, इस एनाइन की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवाते हो, ये एरिल हैलाइड के साथ कराते हो, तो यहाँ ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि lone pair of halogen atom is in conjugation with pi electron of benzene ring by which partial double bond character created between carbon and halogen atom, इन दोनों के बीच में क्या आता है, partial double bond character आ जाता है। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये एनाइन इजीली अटैक नहीं करेगा। इजीली अटैक नहीं करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन आगे प्रोसेस नहीं होगी, तो एलिफेटिक एमीन तो बन जाएंगे, एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना। बट इन थैलियमाइड एनाइन कैन नॉट अटैक इजीली ऑन ARX, एरिल हैलाइड पे इजीली अटैक नहीं करेगा टू फॉर्म 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन because partial double bond character CX bond because lone pair of halogen atom is in conjugation with pi electron of benzene। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। तो एल्कोहल का एसिडिक नेचर होगा तो H बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी वजह से होगा। तो आप ये देखो 1 डिग्री एल्कोहल में एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 डिग्री में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 डिग्री एल्कोहल में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो उतने ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर होगा तो इजीली H+ रिलीज नहीं करेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। ये अपन ने रीजनिंग के क्वेश्चन किए, और इसके बाद अपन आगे के और पार्ट्स हैं और वो क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।